गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना, जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा। और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। और अपन स्टार्ट करें महात्मा गांधी। किसी को नहीं पता ये बात, बहुत कम लोग जानते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लेकिन सब बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी क्यों है ये, मैं 10 कारण बताता हूं आपको, एक एक चल के। वैसे तो मैं 100 बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एक गुजराती बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। बात थी लगभग 1905-1906 की, और वो बहुत परेशान थे साउथ अफ्रीका में। इंडिया में गांधी को बिजनेस नहीं मिल रहा था, गांधी की हालत इंडिया में बहुत खराब थी। तो उन्होंने कहा कि आप साउथ अफ्रीका आ जाओ, मेरा केस लड़ो यहाँ पे, मुझे बिजनेस का लॉस हो गया है। और इनकी उन्होंने वहां टिकट करा दी। फर्स्ट क्लास में जब गांधी वहां ट्रैवल कर रहे थे, तो साउथ अफ्रीकन अंग्रेजों को वहां पे बड़ा बुरा लगा। गांधी कैसे काला आदमी फर्स्ट क्लास में बैठेगा, बाहर निकल यहां से। तो गांधी को जब वहां से कंपार्टमेंट से बाहर फेंका गया, गांधी को बुरा लगा, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। गांधी को मारा पीटा भी गया वहां पे। जब कोर्ट में जज ने उनको बोला, भाई अपनी टर्बन गुजराती पगड़ी उतार, नीचे रख, तो गांधी ने वहां से पगड़ी भी उतार दी। गांधी वहीं रहे क्योंकि उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, और सहते रहे वहां पे। उनकी कई बार बेइज्जती हुई, सहते रहे। 2 कारण, एक पैसे की कमी थी, दूसरा 1 साल का वचन देकर के आए थे दादा अब्दुल्ला को कि ठीक है, तुम्हारे लिए 1 साल तक केस लड़ूंगा। गांधी बाद में हीरो की तरह निकल करके आए। उन्होंने बाद में 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार साउथ अफ्रीका में चालू किया। पूरा दुनिया बाद में गांधी की बहुत तारीफ करी, और वैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने तो उनको वापस बुलाया कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में मूवमेंट लीड करो। 1915 में गांधी वापस लौटे, तो उस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वहां पे अपनी पगड़ी भी नीचे गिराई, ट्रेन से भी निकाले गए, खूब बेइज्जती भी हुई, सब कुछ हुआ। वो सहते रहे। लोग कहते थे मजबूर थे। अब वो मजबूर थे कि मजबूत थे? उन्होंने इस अन्याय को सहा। आर्थिक तंगी थी उनके पास, उनकी नौकरी चली जाती, वहां से काम खत्म हो जाता, और 1 साल का दिया हुआ वचन जो था वो भी टूट जाता। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि गांधी मजबूर थे या मजबूत थे। दूसरी कहानी लेते हैं खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट क्या था? ये 1919 से 1924 तक, यानी कि 5 साल चला था। ये एक धर्म गुरु हुआ करते थे, खलीफा, टर्की में। अंग्रेजों ने उनको ताकत से हटा दिया, पावर से हटा दी। जिसके कारण दुनिया भर के मुसलमान जो उनको बड़ा दर्जे पे रखते थे, बहुत बड़ा धर्म गुरु मानते थे खलीफा जी को, तो फिर उन्होंने कहा भैया ये तो हमारे को, सारे मुसलमान एक हो गए देश में। खलीफा मूवमेंट चालू हुआ, क्षमा चाहता हूं, खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ। गांधी जी ने सोचा, मैं वैसे तो कम्युनल नहीं हूं, लेकिन देश के मुसलमानों को अगर देश के लिए मुझे एक साथ लेना है,
तो उनका दिल जीतना पड़ेगा। तो उन्होंने भी खिलाफत मूवमेंट में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया। गांधी ने किसी तरह से मैं मुसलमानों को भी साथ में ले लूं, मुद्दा तो देश का है, देश को बचाना है, अगर ये आज मेरा दिल जीत लिया मैंने इनका तो मेरे साथ मदद करेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट बढ़ने लगा इंडिया में। उसी दौरान साउथ इंडिया में 1921 की बात रही होगी लगभग, तब वहां पे लगभग 1500 हिंदुओं को मार दिया गया मुसलमानों के द्वारा, और 2000 हिंदुओं को जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन भी कर दिया। जबरदस्ती जब उनका धर्म परिवर्तन किया गया, गांधी चुप रहे, क्योंकि गांधी उस समय मुसलमानों का दिल जीतना चाहते थे। और सारे हिंदू भी परेशान हो रहे थे कि गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं। जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन तो गलत है ना भाई, हिंदुओं का धर्म पर अपने हिसाब से जीवन जीने दो उनको। लेकिन गांधी जी ने एक पर्पस पकड़ रखा था कि मुझे मुसलमानों को अपने साथ लेना है, कि वो देश में मेरी मदद करेंगे। मैं पूरा देश इंपॉर्टेंट है या ये 1500 2000 हिंदू इंपॉर्टेंट है? तो गांधी ने देश को आगे रखा। 1500 2000 हिंदू मारे गए या उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ। गांधी क्या कहते हैं, मेरे को पॉलिटिकल एडवांटेज तो चाहिए नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान मुझको वोट दे देंगे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मेरे को कोई पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं है, मुझे तो देश को बचाना है, जाने दो 2000-1500 हिंदुओं को। गांधी ने उनको इग्नोर किया। तो धर्म के आधार पर हत्याएं हुई, धर्म परिवर्तन के खिलाफ गांधी का न बोलना, ये गांधी के लिए जरूरी था या मजबूरी था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गांधी ने सही किया या गलत किया, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि मैं ना बात करूंगा लेफ्ट विंग की, ना राइट विंग की, ना सेंटर के विंग की, मैं बात करूंगा देश के मेंटर के विंग की, जिसने आजादी पे काम किया। अब सही है गलत है, वो मजबूर थे या मजबूत थे, ये आपकी और मेरे बीच की बात नहीं है, ये कमेंट बॉक्स की बात है। मैं आऊंगा और आपके विचार देखूंगा। तीसरी कहानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। ये बड़ा मूवमेंट था। 1920 के बाद इन्होंने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया कि अब अंग्रेजों का सहयोग मत करो, वो जहां हमसे कमाने आए हैं, किस लिए आए थे अंग्रेज? पैसा कमाने आए थे, पावर लेने आए थे। उन्होंने कहा इनका पैसा खत्म कर दो, जहां जहां से कमाते हैं इनको कोई कोऑपरेशन नहीं देना है, सब कपड़े अपने, सब कुछ अपना, स्कूल अपना, कॉलेज अपना, वर्कर स्ट्राइक पे जाओ, अंग्रेजों के लिए काम मत करो, गवर्नमेंट बिल्कुल बर्बाद कर दो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत दुखी हो गई थी, उन्होंने अपना रेवेन्यू लूज करना शुरू कर दिया, उनको टैक्सेस नहीं मिल रहे थे। सारे स्टूडेंट्स के लिए लीडर्स ने इंडियन अपने ही कॉलेज और अपने विद्यापीठ बनाने शुरू कर दिए। गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, सीआर दास, सरदार पटेल, इन सब ने कोर्ट के लॉयर हुआ करते थे, बड़े लॉयर थे, इन्होंने कोर्ट में जाना छोड़ दिया। स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करेंगे, अपने देश का यूज करेंगे, तभी चरखे से आई आजादी बोलते थे ना, चरखे से आई आजादी। वही तो चरखा चलाया गांधी ने कि भाई इनका कपड़ा नहीं लेंगे, अपना चरखा चलाओ। गवर्नमेंट के इनकम एक्सपेंडिचर खराब हो गए, पूरे गवर्नमेंट की इनकम कम हो गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गए अंग्रेजों के। तो ब्रिटिशर बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। फरवरी 1922 की बात थी, उस समय लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे वहां पे। और चौरी चौरा में बाद में पुलिस वाले जो बहुत तंग कर रहे थे, थाने को आग लगा दी और उसमें 22 बेचारे पुलिस वाले मारे गए। वो सही तो नहीं था, किसी भी तरीके से मारना नहीं चाहिए था उनको, लेकिन फिर उसके कारण बहुत दिक्कत बढ़ी। 228 लोगों को कोर्ट में ले जाया गया और 172 को डेथ पेनल्टी दे दी गई, 40 को जेल में डाल दिया। गांधी दुखी हुए। गांधी बोले मैं अहिंसा से चाहता था भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये पुलिस वालों को क्यों मारा तुमने, क्यों मारा? इस तरह तो for an eye will end up making the whole world blind। बोला अगर किसी ने तुम्हारी आंख फोड़ी, तुम उसकी आंख फोड़ो तो पूरा दुनिया अंधी हो जाएगी। गांधी ने बोला मेरे को तरीका ठीक नहीं लगा, मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले रहा हूं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को मारने के लिए रेडी थी, इसमें मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ का मतलब है जो जहां मिले उसे गोली मार दो, खत्म कर दो। गांधी ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, मेरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म। इससे देश में बहुत लोग दुखी हुए। बोला गांधी जी ये क्या चक्कर है, जब तुम्हारा मन करे चालू, जब तुम्हारा मन करे बंद। क्योंकि ना एक मूवमेंट चालू हो गया था, देश इकट्ठा हो चुका था। और गांधी की इस बात को कईयों ने पसंद नहीं किया। गांधी कहते थे कि ब्रिटिशर कभी भी गोली मार देंगे, उनको एजिटेट तुमने कर दिया इस समय। गांधी को भी जेल में डाल दिया गया था। गांधी इतना परेशान थे, उन्होंने तो बंद कर दिया सब कुछ, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस देश का हिल गया। स्वराज की भावना को वहां इग्नोर कर दिया गया। जमनालाल बजाज, उनको गांधी का पुत्र माना जाता था, वो स्पॉन्सर करते थे गांधी के सारे इनिशिएटिव। उन्होंने खादी उद्योग, स्कूल, कॉलेज काफी पैसा खर्च किया था, वो सब भी बंद हो गया। तो वो बोले भाई मतलब लोग अब इंटॉलरेंट हो गए थे बहुत, बोले ये गलत किया आपने। और वहां पे जो भगत सिंह थे, ये लोग अपना पूरा टीम लेके गांधी का सपोर्ट करना चाहते थे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन से ये जुड़ चुके थे। तब ये गांधी के अगेंस्ट नहीं थे, तब ये गांधी के साथ हुआ करते थे। अब उन लोग का भी दिल दुख गया और फिर तो उसके बाद पूरा देश एकदम पूरा मूवमेंट नीचे बैठ गया। आपको क्या लगता है ये गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद किया, ये उनकी मजबूरी थी या जरूरी थी? बार बार उनको कमजोर दिखाया गया है, बताया गया है वो कमजोर है।
गांधी का भी एक विचार था कि मैं बिना लड़े बिना करे, मेरे को थप्पड़ मारो, इधर भी थप्पड़ मारो, लेकिन मैं ऐसे ही आजादी लूंगा। तो लोग कहते थे कि ये बड़े मजबूर व्यक्ति दिखते हैं, मजबूत नहीं दिखते, आपको डिसाइड करना है ये वो मजबूरी थी या मजबूती थी, क्योंकि उनको डर था कि काफी लोग मारे जाएंगे और सब लोग ही मारे गए तो फिर आजादी की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। चौथी कहानी मैं लूंगा दांडी मार्च की। पहले आप ये समझ लो दांडी मार्च था क्या, अंग्रेजों ने नमक के प्राइस को बहुत बढ़ा दिया था। प्राइस को क्या बोलेंगे, टैक्स को समझ लो आप, 2400% टैक्स बढ़ा दिया, उस समय नमक बहुत महंगा कर दिया। गांधी बोले नमक तो प्रकृति दे रही है, तुम क्यों 2400% टैक्स लगा रहे हो। अरे 24% टैक्स ठीक था, 2400% टैक्स अंग्रेजों ने लगा दिया, नमक इतना महंगा कर दिया। गांधी ने बोला नमक तो हम अपना बना सकते हैं। दांडी मार्च गांधी ने डिसाइड किया, लेकिन चौरी चौरा से सीख के उठे थे तो 79 वॉलंटियर उन्होंने बोला मेरे साथ चलेंगे, केवल 79। ये जो 79 थे सिलेक्ट किए थे उन्होंने, इंटरव्यू लिया था कि तुम मार खाने को तैयार हो। अंग्रेज मारेंगे रास्ते में, बहुत दर्द होगा तुम्हें, बहुत पिटोगे, पक्का नहीं है वापस जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे, मार डालेंगे हमें रास्ते में। 79 लोगों ने मान लिया कि हम मरने को भी तैयार है और वो गांधी के साथ पिटने के लिए चले उस दांडी मार्च में। 12 मार्च 1930 को चालू हुई थी ये और कई दिन तक चली है, 5 अप्रैल तक चली थी, क्योंकि उनको वो टैक्स हटाना था। और उस दांडी मार्च 358 किलोमीटर की, गांधी चलते चले गए और खुद भी पिटे, चुपचाप कतार में लगे, सबको पिटवाते रहे, सबने मार खाई। लेकिन हुआ क्या, आगे चल के 79 थे, लोग आते गए रास्ते में, जुड़ने लगे और आप हैरान हो जाएंगे कि 20,000 लोग ज्वाइन कर गए, बोले हमको भी मारो, हमको भी मारो, और दांडी मार्च में आगे आए। अब देखो इससे आंदोलन को मजबूती मिली, लेकिन खुद भी पिटे, औरों को भी पिटवाया, खुद भी मार खाई, दूसरों को भी मार खिलवाई। आपको क्या लगता है ये मजबूरी थी कि मजबूती थी? क्योंकि आपको पता है ना, मैं ना इस पार की ना उस पार की बात करूंगा, गांधी के विचार की। बड़ा बैलेंस्ड वीडियो है, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना होगा। 5वीं कहानी इरविन पैट की। इसमें मैं पहले से जानता हूं आप लोग एक ही तरफ का विचार रखेंगे, इसमें शायद आप गांधी को नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि ये वो इरविन पैट था जिसके कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी दी गई और गांधी ने उनको बचाया नहीं। पहले इरविन पैट समझ लो क्या है। वॉइसरॉय इरविन थे, उनको गांधी जी ने कन्विंस कर लिया कि भैया अगर हम लोग बिल्कुल हाथ जोड़ के लड़ रहे हैं आपसे, आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रहे, आपको तंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे, इसी को बोलते हैं अहिंसा, तो जो बेचारा अहिंसा किससे आंदोलन में है उसको तो जेल में मत डालो। वॉइसरॉय इरविन मान गए इस बात को, बोले ठीक है अहिंसा वालों को नहीं डालूंगा। इनका क्या करूं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का? हाँ, इन्होंने, ये तो सॉन्डर्स की हत्या कर चुके हैं। गांधी ने बोला जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लो। गांधी ने उनको बचाया नहीं, उनको फांसी की सजा सुना दी गई और गांधी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया उनको बचाने के लिए, क्योंकि गांधी ने कहा कि जब मेरी वॉइसरॉय से बात हो गई भैया कि जो बिना लड़े करेगा उसी को बचाएंगे। इस चक्कर में सुभाष चंद्र बोस वगैरह भी बहुत नाराज हुए, कई लोग नाराज हुए गांधी से, क्योंकि वो चाहते थे कि इन्होंने बहुत बड़ी शहादत दे रहे हैं, बचाओ उनको। पर गांधी ने कहा नहीं भाई, मेरे अग्रीमेंट में, टर्म्स में नहीं आता है, मैं केवल उन्हीं को बचाऊंगा जो नॉन वायलेंट यानी मेरे तरीके से चलेंगे। तो बेसिकली गांधी का तरीका क्या था, आइदर माय वे और हाईवे, ये तू मेरे साथ चल या तू, बस समझ लो बात को। तो ये बात से काफी लोग नाराज भी हुए गांधी से। और यहां तक कि एक बात तो ये भी हिस्टोरियंस में से कुछ इतिहासकार बताते हैं कि गांधी को इरविन ने यह भी कह दिया था कि तुम अगर भगत सिंह की कमिटमेंट लेके मेरे को दे दो कि दोबारा हरकत नहीं करेंगे तो मैं इनको भी छोड़ दूंगा। गांधी ने बोला नहीं भैया, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी ब्रेवरी की, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं तो दूसरों को भी मना करूंगा बिल्कुल इस तरह से कोई हरकत ना करे। और आगे चल के पता नहीं वो बदले ना बदले, अब क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी है। नॉन वायलेंस मेरा बिल्कुल क्लियर है, मैं इनका साथ नहीं दूंगा इस समय, क्योंकि मेरा मानना है कि हाथ जोड़ करके लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। और वैसे फिर उसके बाद कई इतिहासकार ये भी मानते थे कि गांधी कहते कि चलो छोड़ो मत, लेकिन फांसी माफ करा दो, 20 साल की सजा दे दो, चलो ऐसा करो भगत सिंह को 10 साल की सजा दे दो, 5 साल की सजा दे दो, उस पर नेगोशिएट कर लेते। लेकिन गांधी अश्योरेंस लेटर नहीं दिया लिख करके, ब्रिटेन चले गए पीछे से। अब आप बताइए कि गांधी के लिए यह मजबूरी था कि जरूरी था? ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसमें कहना ठीक है या गलत है, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह को बचाया नहीं बिल्कुल भी। भगत सिंह चले गए, हमारे देश से इतना वीर सिपाही, आप डिसाइड आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। छठा था कि कांग्रेस में, अब कांग्रेस बिल्ड हो गई थी, कांग्रेस बड़ी हो रही थी, ये छठी कहानी समझो। काफी सारे इनके जो हमारे प्रोविंसेस हुआ करते थे, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बॉम्बे, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस, आसाम, तो इसमें कांग्रेस जीतती चली गई और जो मुस्लिम लीग थी वो बेचारी हारती चली गई। कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई, लेकिन कांग्रेस में आ गया करप्शन, और करप्शन जब बढ़ने लगा और सब लोगों ने बोला कि आपकी कांग्रेस में करप्शन, आपकी कांग्रेस में करप्शन, गांधी ने क्या बोला,
बड़ी विनम्रता के साथ इस कांग्रेस को जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। और दोनों को समझाया, पटेल नेहरू सबको समझाया कांग्रेस को बंद कर दो क्योंकि इसमें करप्शन आ गया है। पटेल नेहरू बोले नहीं गांधी जी, अगर इस समय हमने ऐसा किया और करप्शन के चक्कर में इसको बंद किया तो मुस्लिम लीग फिर आगे निकल जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी। पंडित नेहरू ने अपोज किया, पंडित नेहरू ने बोला कांग्रेस तो मैं बिल्कुल नहीं हिलने दूंगा, ऐसी चलेगी। गांधी ने बोला लेकिन करप्शन बहुत है, फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा इस समय अगर हमने कांग्रेस तोड़ दिया तो पूरा देश टूट जाएगा, मुस्लिम लीग आगे आ जाएगी, हमें परेशानी होगी, अभी हम अच्छे से चला रहे हैं, हमको चलाने दो। कितना मर्जी करप्शन हो रहा हो गांधी जी, अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी कांग्रेस मैं लीड कर रहा हूं, मैं लीड करूंगा। नेहरू इस समय अड़ गए बिल्कुल। तो फिर बाद में उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करो, तुम्हें जो करना है तुम करो। गांधी उस समय भी छूट गए। गांधी ने उस समय करप्शन पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और उस समय नेहरू उसको लीड करते चले गए। और फिर गांधी ने ये कहा एक काम करना, जब आजादी हो जाएगी तब कांग्रेस को तोड़ के दोबारा चालू करेंगे। नेहरू ने कहा ये ठीक बात ठीक लग रही है मुझे, बाद में देखेंगे हम लोग। तो कांग्रेस में फैल रहे भ्रष्टाचार के बावजूद कांग्रेस को खत्म ना करना या कोई बड़ा मजबूत इनिशिएटिव ना ले पाना, इसमें भी कारण था। यहाँ पे वो कहते हैं भाई कांग्रेस टूट गई तो देश टूट जाएगा। ये मजबूरी थी या जरूरी थी? क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसे इंसान जिसने चलाई थी आजादी की आंधी। सातवीं कहानी, जाने अनजाने में ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर 2 में भी सपोर्ट कर दिया गांधी जी ने। हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 में तो किया ही था, खिलाफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बहुत से लोग, और सरदार पटेल भी नहीं चाहते थे कि आप ब्रिटिशर्स का साथ दें। वर्ल्ड वॉर 2 तुम्हारी लड़ाई है दुनिया से, अबे तुम हमको यहां मार रहे हो, पेल रहे हो, सूत रहे हो और फिर भी हम तुम्हारा साथ दें। गांधी वैसे शुरू में तो मना कर रहे थे, लेकिन गांधी अपने मूवमेंट में लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, तनख्वाह दे नहीं पा रहे थे, पैसे थे नहीं। वहां 25 लाख लोग भारत के अंग्रेजों ने अपने साथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा भाई तुम हमारे, हम तुमको तनख्वाह दे देंगे, हमारे साथ आ जाओ। ये लोग उनके साथ जाने लगे। गांधी का मूवमेंट इतना कमजोर था, यहां भी मारो, यहां भी मारो, यहां भी मारो, यहां भी मारो, और इस चक्कर में यूथ उनके तरह अट्रैक्ट हुआ नहीं। हालांकि गांधी ने बाद में एक नया मूवमेंट, जिसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, शुरू किया, लेकिन जाने अनजाने में फिर उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में उनको सपोर्ट किया अंग्रेजों को। उनको बोला, मजबूती से यहां नहीं खड़े हुए, उन्होंने उनको समझाया कि अगर हम आपका साथ देंगे आप हमारा भारत छोड़ देना, आप प्लीज हमारे को आजादी दे देना। अंग्रेजों ने भी बोला ठीक है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो आगे चल के हम तुम्हें आजादी दे देंगे। गांधी फिर अग्री कर गए कि ठीक है ये हम साथ देंगे इनका विनम्रता से, क्योंकि ये हमको आजादी देने वाले हैं, इन्होंने हमको वचन दिया है। अब गांधी प्रेम से चलते थे, गांधी मार पिटाई में बिलीव नहीं करते थे, अपने शत्रु का भी साथ देने में बिलीव करते थे। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, ऐसा अर्जुन को कृष्ण ने बोला था। हृदय दौर्बल्यम, दुर्बल हृदय मत बनाओ अर्जुन, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। उत्तिष्ठ मतलब खड़े हो जाओ, त्यक्त्वा मतलब त्याग के हृदय की दुर्बलता को। लेकिन साथ में फिर कृष्ण ने यह भी कहा कि तुम्हारा हृदय कोमल है। गांधी भी कुछ ऐसे ही थे अर्जुन की तरह, उनका हृदय बहुत कोमल था और कोमल हृदय के चक्कर में शत्रु का भी साथ देने को तैयार हो जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की मदद करना यह गांधी जी की मजबूरी थी या उनके लिए जरूरी था? ये मजबूरी या जरूरी, ये निर्णय आप लेंगे। लेकिन आठवीं कहानी, ये मैंने पीछे एक बार बताई थी, उन्होंने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना, जबकि सबने वोट सरदार पटेल को दिया। सबको पता है, सारे इतिहासकार जानते हैं, ये बात कई बार की जा चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश सरकार कमजोर हो चुकी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने बोला ठीक है अब इतना कमजोर हो गए, हम छोड़ के जा रहे हैं। उधर सुभाष चंद्र बोस काफी अटैक करा चुके थे इंडिया में। तो जब ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है हम जाते हैं छोड़ करके, एक अंतरिम सरकार बना लो। अंतरिम सरकार में सबने वोट दे दिया। किसको? वहां से पंडित नेहरू भी थे, पटेल भी थे, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद खान, अब्दुल गफार खान, सब थे। लेकिन वोट किसके फेवर में गया? वोट गया सरदार पटेल के फेवर में। प्रांतीय 15 प्रांतीय कमेटी थी, सबने मिलकर के वोट दिया, फिर भी मना कर दिया गांधी ने सरदार पटेल को, तुम पीछे हो जाओ, नेहरू को प्रधानमंत्री बना देते हैं आगे चल के, क्योंकि प्रधानमंत्री वही बनता है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था, उसी ने प्रधानमंत्री बनना था, ये तय हो चुका था। उन्होंने नेहरू को बना दिया। लोगों ने पूछा गांधी आपने नेहरू को क्यों बनाया? बोले नेहरू नाराज ना हो जाए, अगर नेहरू नाराज होगा तो कांग्रेस तोड़ देगा, कांग्रेस टूट गई तो अंग्रेज फिर से हमें कंट्रोल ना कर ले, कोई दिक्कत ना आ जाए। और नेहरू वैसे भी नंबर 1 की पोजीशन पे रहना चाहता है, नेहरू अंग्रेजी जानता है, नेहरू विदेश में बात कर सकता है, नेहरू ये, नेहरू वो, नेहरू ये। उस चक्कर में उन्होंने नेहरू को फिर से आगे लिया। जनता के खिलाफ जाकर के सरदार पटेल को आगे बढ़ाने की जगह, वो जानते थे सरदार पटेल मेरी सारी बात मान जाते हैं, उनको साइड किया। नेहरू का एक अपना स्टाइल है, वो बढ़िया सफारी सूट में आते, हाथ में पाइप लेके, गुलाब का फूल टांग के, अंग्रेजी में बात करते हुए अंग्रेजों के साथ नेगोशिएशन करते थे। तो गांधी ने कहा देखो इंटरनेशनल अफेयर ये संभाल लेंगे, कोई बात नहीं सरदार पटेल, भारत में तुम संभाल लेना। तो विरोध के बावजूद पंडित नेहरू को कांग्रेस में आगे बढ़ा देना, विरोध के बावजूद नेहरू को फाइनल कर देना, इसलिए कि कहीं कांग्रेस ना टूट जाए, ये गांधी की मजबूरी थी। ये गांधी के लिए मजबूरी था या जरूरी था, वो निर्णय आप लेंगे, क्योंकि गांधी के लिए हमेशा एक पर्पस था, एक कॉज था, जिससे वो जस्टिफाई करते थे उसको। गांधी वैसे बहुत मजबूत आदमी थे, जो इतनी मार खाता
क्यों खाता है? अच्छा आप समझो पीछे 20 करोड़ लोग आपके फेवर में, उसके बावजूद भी गांधी मार खाने को तैयार है। इसका मतलब टॉलरेंस थी उनमें, उन्हें बहुत अच्छे गुण थे। पर इन बातों के कारण कई बार गांधी का ब्रांड देश में इवॉल्व नहीं हुआ। गांधी आज भी हमारे देश के युवाओं के बीच में एक बड़ी इंस्पिरेशन नहीं है। 9वीं कहानी, सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने बाहर करा दिया। सुभाष चंद्र बोस जीत चुके थे। सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन लड़े कांग्रेस में सीतारमैया के अगेंस्ट। सीतारमैया गांधी बोले मेरा कैंडिडेट है। सुभाष चंद्र बोस उनके कैंडिडेट को कैसे हराए? 1375 वोट सीतारमैया को मिले और 1580 वोट सुभाष चंद्र बोस को मिले। तो जब इतने वोट मिले, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। गांधी बोले तो मेरी हार है, सीतारमैया की हार मेरी हार है, क्योंकि मैं सीतारमैया के फेवर में हूं। सुभाष चंद्र बोस को गांधी पसंद नहीं करते थे। सुभाष चंद्र बोस का क्या, वो बड़े फेवरेट हो चुके थे और वो थोड़ा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा टाइप्स थे। और गांधी जी कहते थे इधर भी मार लो इधर भी मार लो, लेकिन आराम से लड़ेंगे हम लोग, इस तरह नहीं लड़ेंगे। उन्होंने जीतने के बावजूद पूरी जान लगा के, सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए उन्होंने जान लगाई थी। जान लगाने के बावजूद जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए, तब बोला रुको, खत्म, रिजाइन कर दो, यहां से निकल जाओ। सुभाष चंद्र बोस उनके आइडियल शिष्य थे। उन्होंने बोला मैं जानता हूं हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं पर मकसद एक है। सुभाष चंद्र बोस बाद में विदेश चले गए, मैंने उन पर पूरी केस स्टडी बनाई। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जबरदस्ती रिजाइन कराया था। इसमें मैं गांधी को विलेन नहीं दिखा रहा हूं, मैं उनकी विचारधारा बता रहा हूं। उनकी विचारधारा यह है कि देश में जो देश की टॉप लीडरशिप है उसके हिसाब से सब चलना चाहिए। ऐसा नहीं सुभाष चंद्र बोस अपनी ढपली बजाए और नेहरू पटेल अपनी ढपली बजाए और मैं अपनी बात बोलूं। तो वो चाहते थे कि भाई, इसलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बाहर किया। ऐसा करना उनकी विचारधारा, ये मजबूरी था या जरूरी था, सही था गलत था, ये आपको देखना है। इतने में 10वीं कहानी ले लेते हैं, पार्टीशन का टाइम। पार्टीशन में क्या हुआ? पार्टीशन के टाइम में आपको पता है जिन्ना आगे आ गए थे, मेरे को अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए। तो सारे इतिहासकार बताते हैं कि गांधी ने शुरू में अलग पार्टीशन का, अलग पाकिस्तान का विरोध किया। सबको खूब समझाया भाई अलग नहीं करो, अलग नहीं करो। वह वाइसराय को समझाने चले गए, अच्छा माउंट बेटन को समझाने चले गए, भाई माउंट बेटन तू ऐसा कर, तू इंडिपेंडेंट कर दे, बंटवारे का हम आपस में बाद में देख लेंगे। माउंट बेटन ने बोला नहीं नहीं, साथ साथ ही करते हैं भाई, साथ साथ करना पड़ेगा। अच्छा वो नहीं सुन रहे थे इनकी। फिर ये उसके पास गए जिन्ना के बाद, भाई जिन्ना तू मेरी बात सुन, पहले अलग करा लेते हैं बाद में तुझे दे दूंगा। जिन्ना बोला ना 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 ना। जिन्ना अभी यहाँ ग्रेट कैलकाटा किलिंग करा चुके थे, 5000 लोग मारे जा चुके थे, कईयों को हत्याएं करा चुके थे, बहुत लोग बेघर हो चुके थे। तो जिन्ना इस समय बिल्कुल क्लियर थे भाई अंग्रेज हैं तो पाकिस्तान मिल जाएगा। एक बार इसको इंडिपेंडेंट करा दिया, बाद में ये पाकिस्तान देंगे नहीं देंगे कौन सुनेगा मेरी, कोई नहीं सुनेगा। वो माउंट बैटन को पकड़ के बैठ गए, देख भैया ऐसा मैं तो बैठ गया नहीं चौकड़ी मार के, मेरे को तो पाकिस्तान अलग चाहिए, अभी चाहिए। बच्चे आइसक्रीम के लिए लड़ते हैं, वो पाकिस्तान के लड़ रहा था। अब उस चक्कर में गांधी की बात ना सुने जिन्ना। पर गांधी ने बोला मेरे दो बड़े प्यारे शिष्य हैं, करण अर्जुन, नेहरू पटेल, इनको समझा देता हूं। ऐसा करो, अलग नहीं करो, तुम इसी को दे दो पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं मतलब पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान, सब इसी को दे दो। बोलो तू ही प्रधानमंत्री बन जा। उन नेहरू को एकदम दिमाग हिल गया, वो ऐसे थोड़ी होता है, इसको बना दो है जी। तो सरदार पटेल भी फेवर में नहीं थे कि ना 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 जिन्ना को नहीं बनाओ। उन्होंने बोला बना दे जिन्ना को, प्रधानमंत्री बनने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम भारत तो एक रहेगा, भारत एक रहेगा, टूटेगा नहीं। तो वहां नेहरू ने बोल दिया देखो ऐसा हमारी रियासतें अलग अलग है बहुत सारी, ये इतनी 500-550 रियासतें हैं और सब के सब नाराज हो जाएंगे क्योंकि हिंदू बाहुल्य राज है ये, बिल्कुल यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो पूरा का पूरा सब ने जिसके पास जाए गांधी की कोई बात ना माने। गांधी की लीडरशिप वहां थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ी। गांधी अपना हर बात पे अनशन पे बैठ जाते, अरे मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी कोई सुन नहीं रहा। वही हुआ, उसके बाद फिर पाकिस्तान को अलग होना पड़ा, पार्टीशन को ना रुकवाना पड़ा। ये गांधी के लिए क्या था, मजबूरी था कि जरूरी था? गांधी जो पूरा आज तक लड़ते आ रहे थे, यहां आके क्यों चुप बैठ गए? कई इतिहासकारों का मानना है कि वो चाहते थे कि नेहरू को सत्ता मिल जाए, इसीलिए उन्होंने अलग करवाया और इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, इसके लिए उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जिन्ना को पाकिस्तान दिया तो यहां नेहरू आ पाएगा। और कई लोग मानते हैं नहीं नहीं उन्होंने प्रयास किया। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बातचीत है, और आप लोगों के लिए क्या, हमारा चैनल एक जिम्मेदार चैनल है। हम एक तरफ की बात नहीं करना चाहते। गांधी की कई विशेषताएं थी। आइंस्टाइन उनको अपना गुरु मानते थे, आइंस्टाइन उनको ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 20th सेंचुरी मानते थे। टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी, सुभाष चंद्र बोस ने उनको फादर ऑफ नेशन बोला, मार्टिन लूथर किंग उनको अपना गुरु मानते थे। इनके सम्मान में सरदार पटेल ने पीएम का पद त्याग दिया। 150 से अधिक देशों में 800 से ज्यादा डाक की पोस्टल टिकट इनके नाम पे है। 70 देशों में गांधी जी की मूर्ति बना रखी है, 90,000 किताबें इनके ऊपर लिखी गई है। आज 45 से ज्यादा फिल्में इनके ऊपर बन चुकी है, 500 डॉक्यूमेंट्रीज है। नारायण मूर्ति से पूछा कि इन्फोसिस का इंस्पिरेशन कौन है तो बोले गांधी है। वर्गीज कुरियन ने कोऑपरेटिव मूवमेंट अमूल गांधी को देख करके
करके शुरू किया। राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त के साथ मूवी लगे रहो मुन्ना भाई गांधी पे बनाई थी। रिचर्ड वो 7 ऑस्कर जीत चुके हैं और बोले ये सब गांधी के कारण जीता। तो मजबूत व्यक्ति कौन होता है? मजबूत वो है जिसमें पेशेंस है, टॉलरेंस है, मॉडेस्टी है। और यही बात आप देखिए भगवान बुद्ध का भी जब अंगुली माल के साथ आमना सामना हुआ था, अंगुली माल सबको मार के अंगुली काट के माला पहन लेता था और वो भगवान बुद्ध को मारना चाहता था, बोला रुक जा रुक जा रुक जा। भगवान बुद्ध बोले मैं तो बहुत साल पहले रुक चुका हूं, अब तेरे रुकने का टाइम है। और उन्होंने अंगुली माल का हृदय परिवर्तित कर दिया। और वो अंगुली माल से ही मैं यहाँ गांधी को भी रिलेट करना चाहता हूं उस कहानी में कि वो भी हृदय परिवर्तित करने के लिए सब कुछ सहने को तैयार थे। हिंसक डाकू को भी जैसे बदला गया, ऐसे ही वो हिंसक अंग्रेजों को बदलना चाहते थे। गांधी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन उन्होंने सत्य और अहिंसा से समझौता नहीं किया। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैंने दोनों तरफ की बात रखी, यही गुण उनकी सबसे बड़ी मजबूती थी। सत्य और अहिंसा के थे वो पुजारी, कभी नहीं जिन्होंने अपनी हिम्मत हारी, सांस दी हमें आजादी की, जन जन है उनका आभारी। ये थे महात्मा गांधी। आपको निर्णय लेना है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी या मजबूती का नाम महात्मा गांधी। मेरा काम है जिम्मेदार चैनल होने के नाते, दोनों तरफ पर वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखिएगा। हाँ भाई, करीब करीब बैठ गया गेम, बैठ गया ना। चलो हाँ रुको, चला अब सुनो थोड़ी देर चला। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट आपके करीब करीब बैठ गया, ये जो वर्ड्स थे ये सारे मिल जाएंगे। ये जो अपन ने जो पढ़ा है वो सारा का सारा दिख जाएगा। और ठीक है, इसमें कंटेंट था जितना उसमें जो आपने स्वामी विवेकानंद ने देखा था वहां कंटेंट नहीं था, बट यहाँ कंटेंट था। चलो अब सुनो स्टेप बाय स्टेप देख लो भाई। इनकी एज 78, मतलब बर्थ से लेके डेथ तक का 78 का एज है इनका। इधर से आ जाओ भैया, ठीक है। फुल नेम बोलो मोहनदास। तो ये सारी चीजें अपने को मेंशन करनी है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो आपका फुल नेम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। आगे चलते हैं। निकनेम क्या है? महात्मा, फादर ऑफ नेशन बापू, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। प्रोफेशन में भैया पॉलिटिशियन थे, बिल्कुल थे, लॉयर, ठीक है। पीस एक्टिविस्ट, पीस मतलब शांति बनाए रखने का वो एक तरीके से मूवमेंट लगाते थे कि शांति रहे हर जगह पे। और एक फिलोसफर, ठीक है भाई, याद हो जाएगा ना इतना तो। फिलोसफर मतलब जो इसमें बिलीव करता है ना, आर्ट्स से रिलेटेड जो बिलीव करता है और सारी चीजें। अब इधर से आ जाओ, अब फटाफट स्पीड से देखते जाओ, सारा का सारा वर्क कर जाएगा। इधर चलना भाई, काम की चीजें निकाल रहा हूं, बाकी कचरा है इसमें, वो कोई मतलब नहीं है भैया। इधर से आ जाओ, मिल गया। सबसे पहले आ जाओ डेट ऑफ, यहां पे दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869, ठीक है ना। बर्थ ऑफ प्लेस पोरबंदर, याद है ना, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। पोरबंदर डाल दो बस आप तो, पोरबंदर गुजरात। डेथ कब हुआ सबको पता है, 30 जनवरी 1948। 47 में आजादी हुई, अगले साल मार दिया उनको। प्लेस ऑफ डेथ दिल्ली। अच्छा, केस क्या था? शूटिंग, गॉडसे ने मारा था, ठीक है। 78 साल का इनका एज था। रिसाइडिंग प्लेस गांधी का जो राजघाट गांधी का वो जो बोलते हैं ना, जहां पे वो अभी भी समाधि लगा रखी है, ठीक है। बट ये तो क्लियर है, छोड़ दो हो गया ना। अब इधर से आ जाओ भैया, इंडियन हो गया, पोरबंदर होम टाउन था, बस। बाकी स्कूलिंग वूलिंग इतना अंदर नहीं जाएंगे अपन। अच्छा, इसमें तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, गांधी टुक एन ओथ टू असिस्ट हिज सेक्स लाइफ। बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी, आगे आएगी, ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी फैमिली मेंबर्स वगैरह में इतना कुछ नहीं है। इधर से आ जाओ भैया, देखो, गांधी स्मोक करते थे, गांधी ड्रिंक करते थे, क्वाइट मतलब कभी कभी, ठीक है। इधर से चलो, he was born in मोहनदास गांधी in a Hindu family, ठीक है, in पोरबंदर, ठीक है ना। हाँ ठीक है। इधर से आ जाओ, although his father करमचंद गांधी only a elementary education, he proved he is capable of chief minister of पोरबंदर state। मतलब इसके जो पापा थे ना गांधी के, वो सीएम तक बने हुए हैं। प्रीवियसली द करमचंद was post as a clerk in state administration, क्लर्क से लेके सीएम तक बने थे इसके फादर। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ पोरबंदर, करमचंद मैरिड विद 4 times, 4 बार शादी की थी। His first 2 wife died younger after each of have given a birth of daughter।
2 वाइफ मर गई लड़कियों का जन्म देके। करमचंद गांधी, थर्ड मैरिज ऑफ अ चाइल्ड इन 1957 करमचंद हैज अ फोर्थ मैरिज ऑफ पुतलीबाई। चौथी मैरिज की थी 1841 से इसके बीच में इस मदर पुतलीबाई फॉर, ठीक है एक मिनट इसको छोड़ो यहां तक क्लियर है। पुतलीबाई से शादी की थी और ये जो बेटा है ना जो महात्मा गांधी ये पुतलीबाई का बेटा है, ठीक है। ऑन 2 अक्टूबर, यहां से आ जाओ, 2 अक्टूबर 1869 इन अ डार्क रूम के अंदर पुतलीबाई ने महात्मा गांधी को जन्म दिया पोरबंदर में, ठीक है भाई। तो अपन इतना लिख सकते हैं कि इसके जो फादर थे करमचंद गांधी उन्होंने 4 शादियां की थी, ठीक है। पहली 2 वाइफ थी वो डॉटर हुआ था, और ये करमचंद गांधी थर्ड जो मैरिज हुई थी ना वो थर्ड मैरिज में पुतलीबाई से शादी की थी, और पुतलीबाई से 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। यहां तक क्लियर है भाई, छोड़ दो आगे आ जाओ। देखो इसमें कुछ चीजें इररिलेवेंट है, कलर कर रखा है मैंने, जो कलरिंग है वो काम का है, बाकी नहीं है इसमें। आगे देखो, वाइल द हाई स्कूल ही मेट विद द मुस्लिम, ये इंटरेस्टिंग है, कुछ लाइनें ऐसी थी जो इंटरेस्टिंग थी जो मैंने निकाली। मुस्लिम फ्रेंड, क्या नाम था उसका, मेहताब से मिला था गांधी, और उस टाइम पे क्या हुआ कि उसने उसको क्या खिला दिया, मीट खिला दी। देखो, मेहताब एनकरेज हिम टू ईट मीट टू गेन हाइट वाइट बढ़ाने के लिए मीट। मेहताब ऑल्सो टुक हिम टू अ ब्रोथल वन डे, ब्रोथल ये मेरे हिसाब से वो होता है कबर के पास में, उस साइड में ले गया होगा, ठीक है। द एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट डिस्टर्बिंग द मोहनदास का दिमाग थोड़ा खराब हो गया इन बातों से। ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ मेहताब, और मेहताब को उसने छोड़ दिया। इधर से आ जाओ, इन 1983 हिज एज ऑफ 13, 13 की एज में क्या हुआ, मोहनदास हैज अरेंज, देखो 13 साल में शादी, 13 की एज में शादी हो गई। वाइल द 14 years old कस्तूरबा, कस्तूरबाई याद है ना आप लोग को। अब सुनो, महात्मा गांधी 13 साल के थे और उनकी वाइफ 14 साल की थी, ठीक है। ठीक है, छोड़ दो उसको, आगे आ जाओ। एज ही डिड नॉट नो अबाउट द मैरिज, ध्यान से कोटेशन देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग कोटेशन है। महात्मा गांधी को पता नहीं शादी क्या होती है, भाई आज 12-13 साल बच्चों को क्या पता होता है शादी क्या होती है, बस क्या पता था, he did not know much about marriage, for us it means wearing new clothes, नए कपड़े पहने, कोई शादी है तो वही नया कपड़ा पहनना है। eat sweets, क्या खानी है, मिठाई खानी है। playing with relatives के साथ खेलना है। मतलब उस टाइम पे जब शादी हुई थी तो याद रह जाएगी ये बातें। 13 साल की शादी, 13 साल में महात्मा गांधी की शादी हुई, और 14 साल की जो कस्तूरीबाई उसके साथ हुई थी, तब तक महात्मा गांधी को ये नहीं पता था शादी क्या होती है, मतलब वो बचपन में नहीं करते थे, पहले ऐसे ही करते थे। फिर आगे देखो, आगे लिखा हुआ है 1985 में क्या हुआ, हिज फादर डाइड एट द टाइम एंड महात्मा गांधी इज 16, हाँ 1885 में, और महात्मा गांधी कितने साल के थे, 16 साल के थे। द सेम ईयर ही हैड द फर्स्ट चाइल्ड, 16 साल में पहला चाइल्ड भी कर दिया, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। हु सर्वाइव फॉर अ फ्यू डेज, थोड़े दिन में वो चाइल्ड मर गया, ठीक है। लेटर अ कपल ऑफ 4 मोर चाइल्ड्स सन, मतलब 4 बच्चे और हुए, बट इन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया था। गांधी का जो नाम है ना, इन बच्चों का नाम ही नहीं सुना कभी, देख रहे हो तुम लोग। तो इतना ज्यादा अंदर मत जाना, बस इतना सा देख लो, 16 साल की उम्र में उनके फादर की एक्सपायर हो गए थे, और उनका एक चाइल्ड भी था उस टाइम पे, बड़ो थोड़े दिन में मर गया। उसके बाद में उनके 4 और बच्चे हुए। इधर से आ जाओ, इन नवंबर 87 हिज एज ऑफ 18 ही ग्रेजुएट हाई स्कूल इन अहमदाबाद, स्कूल में ही था तब तक, तो 18 साल में वो स्कूल में ही था, शादियां भी हो गई स्कूल, और क्या बना भाई। चलो इधर से आ जाओ, ये देखो गांधी जी की फोटो देखो, ठीक है। ऑन 10 अगस्त 1888 मोहनदास लेफ्ट द पोरबंदर फॉर मुंबई एट द एम ऑफ परसुइंग लॉ स्टडी इन लंदन। उन्होंने 1888 में क्या कर दिया बोलो, पोरबंदर मतलब गुजरात छोड़ दिया, गुजरात छोड़ के मुंबई आ गए, मुंबई से कहां चले गए वो, लंदन चले गए पढ़ाई करने के लिए। इन 4 सितंबर 1888 he said as of मुंबई टू लंदन चले गए। फॉर द इंटरेक्शन ही बिकम अ ब्रिटिशर्स टू एनरोल द इंटर टेम्पल इन लंदन, इनर टेम्पल इन लंदन एंड स्टडीड देयर लॉ एंड जस्टिस, मतलब घुमा फिरा कि ये कि वहां पर जाके
वो लंदन का जो है ना लॉ और जस्टिस और ये सारी चीजें वहां जाके उन्होंने पढ़ाई की। ठीक है, इधर से आ जाओ। कुछ कुछ चीजें, बहुत कुछ है, मतलब गांधी, हाँ हाँ, ये गांधी की फोटो, ये थोड़ा सा जवानी की फोटो है। इन द एज ऑफ 22, कब की बात है, 1891, द सेम ईयर ही रिटर्न टू इंडिया एंड इट फाउंड दैट हिज मदर इज डाइड एंड व्हाइल ही वाज इन लंदन। मतलब जो लंदन में थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई, तो उनको इंडिया आना पड़ा बीच में पढ़ाई छोड़ के। ठीक है, इधर से आओ। इधर देखो, वो चेंज हो जाता है, मैं थोड़ी चेंज करता हूँ। इन अप्रैल 1893, द एज ऑफ 23, he set as set sail for साउथ अफ्रीका। फिर वो 23 साल की उम्र में कहा चले गए, और बंदा कब तक रुका, he was spent 21 years for developing the political views, ethics and politics। आ रहे समझ में, 21 साल कहाँ निकाले, साउथ अफ्रीका में निकाले। इधर से आ जाओ। इन 1893 the Mohandas Gandhi was ordered to be go into the van compartment of train। ध्यान से देखना, वही बात है। Although he is having a first class ticket, गांधी के पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, बट साउथ अफ्रीका वालों ने क्या बोला कि भैया तू कैसे घुसा, काले आदमियों को अलाउ नहीं है फर्स्ट क्लास में, टिकट होने के बाद भी अलाउ नहीं है। He was refused, उसने मना कर दिया, मैं तो नहीं निकलूंगा बाहर। He was forced ejected, his bundled picked out from him, और उसको क्या है, धक्के मार के वहां से बाहर निकाल दिया। He was left ऑन द प्लेटफॉर्म ऑल नाइट, पूरी नाइट वो प्लेटफॉर्म पे बैठे रहे। एंड द इंसिडेंट वेंट टू बी बिकम अ आइकॉनिक इवेंट ऑफ गांधीज लाइफ। और वो जो मतलब एक्चुअल में क्या, गांधी का जो फेमस होने का कारण था, उससे पहले कोई नहीं जानता था गांधी को। जब ये हुआ ना नाटक, तो गांधी का दिमाग खराब हो गया, उसके बाद गांधी पलट गया। उसकी जो सोच है ना, पहले गोरे काले को आप अलग अलग कैसे देखते हो, ऐसे क्या करते हो, तो उसकी सोच बाद में क्या हो गई, पलट गई। आगे देखो, आगे दिखाई देगा आपको। इधर से आ जाओ, ये छोड़ रहा हूँ, ये छोड़ रहा हूँ, ये छोड़ रहा हूँ, और चलते जाओ। कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है जहां पे अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर 1906 में फर्स्ट टाइम क्या शुरू किया भैया, बोलो, ये लिखना चाहो तो लिख लो, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट। ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट विच वॉज अ न्यू लॉ कमिटमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर द कॉलोनीज ऑफ इंडिया एंड चाइनीज पॉपुलेशन। मतलब एक गवर्नमेंट नया लॉ लाने वाली थी इंडियंस के लिए, तो उस इंडियंस के नए लॉ के लिए इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह 1906 में स्टार्ट किया। तो जो अलग अलग मूवमेंट्स है ना, बस इनके बारे में और लिख दो, ये सारे आएंगे। ठीक है, बस वो मूवमेंट ही बता रहा हूँ, बस वो मूवमेंट आने वाले हैं सारे के सारे। महात्मा गांधी वॉज इंस्पायर्ड एन आइडिया ऑफ सत्याग्रह बाय तिलकनाथ दास, रशियन पैसिफिक। ये बंदा रशिया का था, ये सत्याग्रह वगैरह किया करता था, तो वहां से आइडिया आया था। ठीक है, took the idea back to India in 1915। अब इधर से चलो भैया, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। यहां देखो, while in India Mahatma Gandhi joined the Indian National Congress, it was a Gopal Krishnan Gokhale was introduces him to Indian issues, politics and Indian people। मतलब इन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इंडियन कांग्रेस को क्या कर लिया, बोलो, ज्वाइन कर लिया। आगे देखो, आगे दिखाई देगा आपको। इन मई 1915 he formed a सत्याग्रह आश्रम एट कोरछा इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम बनाया। फिर आगे देखो, इन अप्रैल 1917 द लोकल मनी लेंडर्स चंपारण। चंपारण में क्या है कि जो लोकल मनी लेंडर्स है ना, ये मतलब ब्याज पे पैसा देते, बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे और लोगों को परेशान करते थे। तो राजकुमार शुक्ला एंड महात्मा गांधी विजिटेड टू चंपारण एज एड्रेस द इशू ऑफ इंडिगो फार्मर्स। इट वॉज द महात्मा गांधी द फर्स्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एसोसिएटेड इन इंडिया। तो चंपारण में सबसे पहला इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आप ये जो ब्याज पे पैसा देके उनकी जमीनें हड़प लेते हो, ये तो पुराने मूवीज में नहीं देखा आप लोगों ने कि भाई ज्यादा ब्याज लगा दिया और गांव वालों की जमीनें हड़प ली। तो उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, पहला अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था चंपारण में। अब इधर से बस ये सारे मूवमेंट आने वाले हैं। 1918 वल्लभ भाई पटेल टुक अ पार्ट इन मूवमेंट रिलीफ ऑफ टैक्सेस ऑफ खेड़ा टू हिट द फ्लड एंड फाइन। मतलब
क्या हुआ था कि वहां पे बाढ़ वगैरह आ गई, बाढ़ वगैरह आने से टैक्सेस बढ़ गए बहुत ज्यादा, तो वो जब गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए तो उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, आवाज उठाई थी, मूवमेंट। इधर से आ जाओ, सॉल्ट वाला भी आएगा, आगे आएगा। ड्यूरिंग 1920-21 द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया इन्होंने? आफ्टर अ चौरी चौरा एक्सीडेंट, चौरी चौरा एक्सीडेंट हुआ ना 1920 में स्टार्ट किया था। अब तो डेट नहीं, रुको आगे भी आएगा ये। तो चौरी चौरा एक्सीडेंट हुआ 1922 में। ही विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन 10th March 1922 ही वाज अरेस्टेड एंड जेल में रखा गया था इनको ना, 2 साल तक जेल में रखा गया था। देखो 22 से लेके 24 तक जेल में रखा गया था। हाँ भाई, हो गया हो गया, ये तो क्लियर है ना, लिख लोगे ना, ये तो खाली मेन मेन चीजें हैं इसके अंदर जो करने लायक है। फिर इसमें और काम की चीज निकली थी ये रही। इन 2000 in 12th March 1930 he started his famous Dandi March, 388 kilometers from Ahmedabad to Dandi to break the salt law। याद है वो सॉल्ट लॉ बनाया था जिसके ऊपर क्या, नमक के ऊपर टैक्स लगाया था। हाँ, तो वो टैक्स को कम करना था, मतलब ठीक है। इन 1930 टाइम मैगजीन ऑफ महात्मा गांधी मैन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन में 1930 में महात्मा गांधी की फोटो आ गई मैन ऑफ द ईयर के नाम से। In 28 he decided to interact to retire from Congress, और 1934 में क्या हुआ, कांग्रेस से क्या हो गई, रिटायर हो गए। In 1942 he declared my political successor is जवाहरलाल। आए समझ में भाई, मेरा जो है ना, मेरा जो चेला है, सुनो सुनो, मेरा जो चेला है वो कौन बनेगा, जवाहरलाल नेहरू बनेगा। ये इन्होंने बोल दिया ये सारी चीजें। On 8 March 1942 he addressed all Indian Congress Committee of Mumbai to deliver his famous quit India speech, urged to be a करो या मरो, डू एंड डाई का ही था। बस हो गया अब तो उसके बाद में। ऑन 22 February 1944 his wife कस्तूरबा गांधी died। फिर आ जाओ, ऑन 30th January 1948 while on the way of evening prayer, ठीक है, ग्राउंड ऑफ बिड़ला हाउस, ठीक है, महात्मा गांधी वाज शूट बाय द नाथुराम गोडसे। तो 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने क्या कर दिया, महात्मा गांधी को। अच्छा, उसके अलावा देखो इसमें कई चीजें और हैं इंटरेस्टिंग, वो और बताता हूं मैं। महात्मा जो नाम पड़ा था ना, महात्मा गांधी का जो महात्मा नाम था वो किसने रखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद हो जाएगा ना ये भी, ठीक है। आगे देख लो एक चीज, ये रेवेन्यू टिकट देखो, 1969 में सोवियत यूनियन के अंदर इनकी रेवेन्यू टिकट्स आ गई थी, फोटो आ गई थी इसके ऊपर। इधर से चलते हैं, अब ये देखो, इन 1906 गांधी वॉज, ध्यान से देखना भैया, गांधी वांट टू बी एब्सेंट ऑफ हिज सेक्स लाइफ। गांधी इंट्रोड्यूसेस सेवरल एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिमसेल्फ टू सेलिब्रेट। ही बॉट हिज, ठीक है, हाँ, आगे क्या लिखा है, हाँ, मनु जो टू स्लीप नेकेड ऑन द बेड एट द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट इन विच द गांधी वॉज टेस्टेड हिमसेल्फ एज अ ब्रह्मचारी। अरे समझो, गांधी अपने आप को क्या टेस्ट करना चाहते कि ब्रह्मचारी, प्रूव करने के लिए। सेवरल अदर यंग वुमेन्स एंड द गर्ल्स समटाइम शेयर्ड हिज बेड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। वो ये कहना चाहते थे कि मैं ब्रह्मचारी बन गया, तो वो अपने आप को प्रूव करवाना चाहते थे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ऐसे मतलब अब कितने महीने किया है तो पता नहीं, इतना नहीं नहीं नहीं, एंजॉय कहाँ कर रहा है, अगला कह रहा है मैं ब्रह्मचारी हूं, प्रूव कर लो चाहे। तो लड़कियां भेज भेज के प्रूव करा गया है कि ब्रह्मचारी है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा बुक्स में नहीं, ऐसा बुक्स में लिखा है भाई, इधर देखो आगे। इन 1968 द फर्स्ट बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री फिल्म महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी है ना, ये 1968 में महात्मा गांधी पर मूवी बनी थी। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बस खत्म करो उसको, बीच में नहीं छोड़ेंगे। अरे नोट छप गए, नोट नहीं छपे थे क्या। इन 1996 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस सीरीज, 10 रुपए से लेके 500 रुपए तक के नोट पे महात्मा गांधी की फोटो आ गई थी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर
डेट गलत है, इस पे डेट गलत है, वो तो आप तो लिख देना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी की फोटो उसके ऊपर प्रिंट करवा दी। इन 2006 बॉलीवुड मूवी, बोलो बोलो, मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये 2006 में मुन्ना भाई एमबीबीएस आ गई, ठीक है। और देखो सुनो, 2 अक्टूबर को क्या बोलते हैं, बोलो, द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। तो गांधी जयंती इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के नाम से जाना जाता है, खत्म। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक रीडिंग और मार लो, पॉइंट पॉइंट याद करना। वैसे क्या